हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी JEE। आज हम लोग यहां पर पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही ज्यादा बिल्कुल खास तरह का ही वीडियो आप देखने वाले हो, जहां पर हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स की, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भैया एक लाइन में इतनी सारी प्रॉपर्टीज को आप कैसे देख सकते हो या कैसे याद रख सकते हो। तो याद रखना भाई, एक ऐसी टेक्निक आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं जहां से मात्र एक लाइन से इस पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आप याद कर सकते हो। और इस तरह के वन लाइनर्स जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी JEE के एग्जामिनेशन पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, इतना सारा सिलेबस है, याद कैसे रखा जाए। और खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी बात की जाती है तो वहां पे जो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा रुला देती है। तो सभी का एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, एक लाइन में उस पूरे सॉल्यूशन को बता दिया जाएगा। तो इसी वजह से भैया अब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं कि आखिरकार इसको पढ़ा किस तरह से जाता है। अब देखो, ये वाला जो चैप्टर होता है ना, वो जस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद वाला चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ के रखी होती है, जिसे कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप सभी ने पढ़ के रखा होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर कृपया इस बारे में ध्यान दिया जाए कि जब कभी भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो किसी भी एटम की जो रेडियस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है भाई साहब, क्या बोल के रखा हुआ है, जब कभी भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो रेडियस होती है ना, वो हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ इसको इस तरह से देख सकते हो कि जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैग्नीशियम की, तो भैया एक तरफ है मैग्नीशियम और एक तरफ है आपके पास मैग्नीशियम का आयन। तो इसको कुछ मैं ऐसा लिख देता हूं, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम, और एक तरफ है रेडियस ऑफ मैग्नीशियम का आयन। तो इस सिचुएशन पे हम लोग ये बोलते हैं कि जो रेडियस होती है मैग्नीशियम के आयन की, वो क्या हो जाती है भाई साहब, वो हो जाती है हमारे पास में कम एज कंपेयर टू मैग्नीशियम का एटम। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल सा है। इस कॉन्सेप्ट में बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि भैया जब मैग्नीशियम की बात कर रहे थे तो यहां पर मैग्नीशियम के पास में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन थे। पर यहां मैग्नीशियम के आयन की बात की जाए तो यहां पर 12 प्रोटॉन और उसके कंपैरिजन में मात्र 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियस में यहां 2 प्रोटॉन ज्यादा है। तो ज्यादा प्रोटॉन होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और 12 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे, जिस कंडीशन पे हमारे पास में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इजी है रे भैया। तो इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो रेडियस ऑफ द एटम होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जो सिग्मा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिग्मा को बोला जाता है यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या फिर इसे कहा जाता है शील्डिंग कांस्टेंट। तो कृपया इस बारे में ध्यान दें कि आपके पास में जब कभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर बोला जाता है जो शील्डिंग कांस्टेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और एक बोनस पॉइंट भाई साहब, यहां पर जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कुछ इस तरह से कि भैया जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस आपके पास में आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज सिग्मा। तो बस रे भाई साहब, इतनी सी सिचुएशन है। अब इसको भी निकालने का वैसा तरीका अलग होता है। अगर आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते नहीं आता है तो याद रखना, अच्छा इसको मैं EAN जब से लिख रहा हूं भैया है, इसको जबकि लिखना चाहिए था हमें क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है भाई साहब, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज EN से लिखना चाहिए था। अगर आपको इसका निकालने का फॉर्मूला नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसको मैं अलग से डिस्क्राइब कर दूंगा, समझा दूंगा कि किस तरह से इसको निकालना रहता है। ठीक है, चलिए जी, यहां पर आपके पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर निकाल कर आ गए। अब देखो यहां पर और आगे क्या कंडीशन होने वाली है, जैसे ही आपके पास में रेडियस अगर यहां पे कम होती चली जाएगी तो कृपया इस बारे में ध्यान देना कि रेडियस कम होने से जो आपके पास में आयोनाइजेशन एनर्जी होती है,
ठीक है भाई साहब, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। तो ये क्या होने लग जाएगा भाई साहब, ये आपके पास में इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ध्यान देना क्या क्या बोला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो रेडियस घटती है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट घटता है, साथ ही साथ में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, आपके पास में बढ़ना चालू हो जाएगी। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो भाई साहब यहां पे भी कहानी बहुत सिंपल सी है। कहानी यहां पर बस इतनी सी दे के रखी हुई है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो वो यहां पर ये बता सकता है कि यहां रखा हुआ अगर सोडियम का एटम कन्वर्ट हो रहा है Na पॉजिटिव आयन में और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इस सिचुएशन पे इसे चाहिए एनर्जी, तो ये एनर्जी जो इसे मिलती है उसे ही क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। पर यह बात का भी ध्यान रखना कि भैया आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसके अंदर चेंज इन इंथैल्पी कैसी आती है, पॉजिटिव। मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट हम लोगों को यहां पर यह एक्सप्लेन करता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो भैया आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा हम लोगों ने एक और चीज पढ़ के रखी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो काफी ज्यादा पढ़ के रखा होगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो याद रखना अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास में बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपके पास में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, क्या हो जाएगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है या जो एंथैल्पी है वो भी आपके पास में बढ़ जाएगा। और ये वाली सिचुएशन कैसे निकल कर आएगी भाई साहब, ये भी बहुत आसान सा है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे पास में यहां मान के चलते हैं कि कोई हैलोजन एटम रखा हुआ है X, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पर से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा X नेगेटिव में। ठीक है, मतलब जहां पहले आयोनाइजेशन एनर्जी में आपके पास में क्या बन रहा था, आपके पास एक कैटायन बन रहा था, वहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बन जाएगा, एक एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस सिचुएशन पे क्या होगा, जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो आपके पास में कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। जस्ट उल्टा, क्या बोला, एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर गया, और अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन आया तो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल वाइजा वर्जा होते हैं, तो इस वजह से दोनों तरफ अमाउंट सेम होने वाला है। बस क्या होगा, अगर एक नेगेटिव होगा तो एक आपके पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है जी, चलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में अगर अगली बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, आपके पास में इंक्रीज हो जाएगी। और कई सारे लोग इन दोनों पॉइंट्स में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो एक बहुत सिंपल सा आंसर होता है, अगर हम लोग यहां पर यह बोलते हैं कि भैया आपने यहां अगर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करके रखा हुआ है तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो जब कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा। वहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जब कभी भी आता है तो यहां आपके पास में कॉन्सेप्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है भाई साहब, किसका कॉन्सेप्ट आता है, कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर न ही कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन्ड है या फिर लूज है, यहां एक बहुत सिंपल सी कंडीशन आपके सामने आती है, और वो सिंपल सी कंडीशन ये होती है कि आपके पास में होता है एक कैटायन जो कि होगा पॉजिटिवली चार्ज, और यहां पर रखा होता है एक एनायन जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज। ये जो एनायन होता है इस कैटायन के इंफ्लुएंस में आकर पोलराइज होता है, और पोलराइज होने की वजह से यहां पर डिस्टॉर्शन को क्रिएट कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो यहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि भैया नहीं इलेक्ट्रॉन लिए हैं नहीं इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जस्ट सिंपली इनके बीच में क्या परफॉर्म होता है, इनके बीच में परफॉर्म हो रहा है हमारे पास में डिस्टॉर्शन। ठीक है, यहां पर परफॉर्म हो रहा है डिस्टॉर्शन, और इस डिस्टॉर्शन के रिजल्ट के स्वरूप हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, पोलराइजेशन। तो जब कभी भी ऐसी घटना होती है ना तो इस घटना को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अगर आप बोलते हो कि भैया कौन सी शॉर्ट ट्रिक थी,
तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक है। बस क्या देखना है यहां पे कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, सॉरी, तो जो रेडियस होती है वो क्या हो जाएगी, कम। और अगर रेडियस कम होती है तो इसी के रिस्पेक्ट में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट होता है वो हो जाएगा डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इंक्रीज, साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी आपके पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए तो भैया ये इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी आपके पास में, इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली कहानी होती है। अगर ये एक लाइन पढ़ दी तो सारी की सारी कहानी आपके पास में क्लियर हो जाएगी। और एक बोनस पॉइंट में यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि इस बोनस पॉइंट की यहां पर बहुत 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 ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और यह जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे सपोज आप लोगों को कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको यह क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ आपके पास अगर H पॉजिटिव रखा है, H नेगेटिव रखा है और H रखा हुआ है, तो किसकी रेडियस जो होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ऐसा क्वेश्चन जनरली आप लोगों ने देख के रखा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि जब कभी भी हमारे पास में नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है भाई साहब, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, जब कभी भी हमारे पास में नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो कृपया इस बारे में ध्यान दें कि जो रेडियस ऑफ द एटम होती है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि पॉजिटिव चार्ज आपके पास अगर बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास में, डिक्रीज हो जाएगी। पर कृपया इस बात का भी ध्यान दें कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपके पास में चलता है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास चलेगा सिर्फ और सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के ऊपर। ठीक है भाई साहब, किसके ऊपर चलेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स के ऊपर ये वाली कहानी आपके पास में चलने वाली है। जैसे कि एक एग्जांपल दे के रखते हैं, वैसे यहां पर भी काम हो जाएगा। अगर यहां ऑर्डर पूछते तो भैया सबसे छोटा साइज किसका होता, तो सबसे छोटा साइज होता आपके पास में H पॉजिटिव का, उससे बड़ा साइज किसका होता, हाइड्रोजन का, और सबसे बड़ा साइज किसका हो जाता, H नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, साइज को बढ़ा देता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो साइज को क्या कर देगा आपके पास में, घटा देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां पर पूछते हैं, जैसे कि सपोज आपके पास में कुछ ग्रुप लिख के रखे हुए हैं, जैसे हम लोगों ने बोल के रख दिया है, क्या ले लें, हाँ ठीक है, आपने लेके रखा हुआ है नियॉन, और लेके रखा है नाइट्राइड का आयन, आपने लेकर रखा है फ्लोरीन का आयन, इसके अलावा हम लोगों ने लेके रखा हुआ है सोडियम का आयन, और लेके रखा हुआ है यहां पर ऑक्सीजन का आयन, और एक आयन को और मेंशन कर लेता हूं जो कि है आपके पास में मैग्नीशियम का आयन। अब सामने वाला क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अगर ये सारे आयन्स आपके पास या एटम्स आपके पास में रखे गए हैं तो इनको हमको यहां पर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है भाई साहब, क्या बोल के रखा हुआ है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ के रखा है, तो बहुत आसान है। क्या बताया था मैंने भैया, वैसे देखा जाए तो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब जब कभी भी साइज की बात करते हैं तो सबसे छोटा साइज यहां पर किसका होगा भाई, जिसके पास में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास में है, मैग्नीशियम के पास में। तो इसलिए जो मैग्नीशियम का आयन है ना, इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इससे बड़ा साइज किसका होगा, तो भैया थोड़ा सा कम पॉजिटिव, जो कि क्या है आपके पास में Na पॉजिटिव, तो इसका साइज क्या होगा आपके पास में, बड़ा हो जाएगा। और अगर आप बात करते हो तो भाई साहब अगली सिचुएशन पे क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव के बाद में किसका नंबर आएगा, फिर आएगा न्यूट्रल वाले का, जो कि होगा आपके पास में नियॉन। फिर और बड़ा साइज किसका हो जाएगा सर, अगला बड़ा साइज हो जाएगा फ्लोरीन, फिर आएगा ऑक्सीजन का आयन, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, नाइट्राइड आयन, ये आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना ही साइज आपके पास छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि भैया पॉजिटिविटी बढ़ने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो वो लाइन बोली थी ना, वही वाली लाइन है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे चलना है कि भैया पॉजिटिव ज्यादा होगा तो साइज छोटा, और अगर नेगेटिव ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो बस इतनी सी कहानी है। अगर ये वाली लाइन याद कर ली, खास करके कौन सी, एक ये वाली, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा पूरे पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर के अंदर। साथ ही साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट कि भैया नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस तरह से रेडियस के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, वो अगर पढ़ लिया तो यहां पर ये काम भी आपका हो जाएगा।
ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए जी, तो इसी के साथ में ये लेक्चर भी हमारा हो चुका है खत्म। आई होप सो आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर ऐसे ही आप लोगों को और भी ट्रिक्स जाननी है या फिर और भी कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो, तो उसको भी आप यहां पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसी बात पे इस लेक्चर को करते हैं एंड। मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।